हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है विद्युत, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th फिजिक्स का। उसमें मैंने आपको आवेश के बारे में बता दिया था। दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आवेश क्या होता है? किसी भी परमाणु का एक मूल कण होता है जिसके कारण उस पर विद्युत और चुंबकीय बल कार्य करता है। जो आपके पास आवेश होता है उसका मात्रक कूलाम होता है। दो प्रकार का होता है, ऋणावेश और धनावेश। अगर किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसका मतलब वो ऋणावेशित है। उसके बाद हमने विद्युत धारा पढ़ी थी कि आवेश के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा बोलते हैं। फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, और इसका मात्रक क्या बनता है? एम्पियर। मात्रक क्या बनता है? एम्पियर। उसके बाद हमने क्या देखा कि विद्युत धारा को कौन मापता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अमीटर का, और एमीटर को परिपथ के हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और एक आदर्श जो आपके पास अमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें करंट प्रवाहित हो जाए। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा विभवांतर। आज हम विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे कि विभवांतर क्या होता है। समझिए, देखिए, आपके पास एक आवेश है, ये आवेश है Q। आपको किसी दूसरे आवेश को अनंत से या किसी बिंदु से इसके क्षेत्र में लाना है। मान लीजिए आपको अनंत से लाना है, या किसी एक बिंदु है ए से कहाँ तक लाना है? B तक। किसी आवेश को Q0 को A से B तक लाना है, तो इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये भी Q, ये भी Q0, ये भी प्लस, ये भी प्लस। जब आप इसको यहाँ पर लाएंगे तो इन दोनों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। तो ये एक दूसरे को बाहर की तरफ धक्का देंगे। इसका मतलब आपको अंदर की तरफ लाने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो किसी भी परीक्षण आवेश को, ये देखिए आप, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभवांतर बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। तो यही परिभाषा लिखी है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। इसका फॉर्मूला बनता है V बराबर W/Q। W का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम। या दूसरा मात्रक इसका बनता है वोल्ट। क्या बनता है? वोल्ट। और ये आपके पास एक अदिश राशि है, मतलब इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने। क्या होता है आपके पास? ये आपके पास विभवांतर की परिभाषा है। उसके बाद वो परिभाषा पूछता है किसकी? 1 वोल्ट की। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वोल्ट क्या होता है। सबसे पहले वोल्ट देखिए विभवांतर का मात्रक है। अब विभवांतर का फॉर्मूला लिखिए W/Q। V को 1 करना है तो W भी 1 होना चाहिए, 1 जूल, और Q भी कितना होना चाहिए? 1 कूलाम। क्या होना चाहिए? 1 कूलाम। तो इसका मतलब ये है कि 1 कूलाम के आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जा रहा है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या कहलाता है? 1 वोल्ट। तो यही परिभाषा हम पढ़ेंगे। क्या? 1 वोल्ट की परिभाषा, जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य करना होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम। मतलब 1 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के अंदर आपको अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है लाने में, तो उसको बोलते हैं हम 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। अब जिस तरह से आपने धारा को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया था, उसी तरह से किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं किसको? वोल्टेज, या आप कह सकते हैं विभवांतर को मापने में। और अमीटर का प्रयोग करते हैं किसको मापने में? धारा को मापने में। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि अमीटर किसको मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो आप लिखोगे धारा, विद्युत धारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वोल्ट मीटर किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आप लिखोगे वोल्ट मीटर विभवांतर या वोल्टेज को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
तो यही लिखा हुआ है, विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ज़्यादा अनंत, और हमेशा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़ता है। तो अभी हमने अमीटर पढ़ा था, ये आप याद रखेंगे। अमीटर, अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्यों होता है? जिससे कि सारी की सारी करंट अमीटर में चली जाए, और इसको हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और ये धारा को ज्ञात करने के लिए परिपथ में प्रयोग किया जाता है। उसके अतिरिक्त वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या होता है? इसका प्रतिरोध अनंत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत। इसको हमेशा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, और ये विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे मैं आपका एक डायग्राम बनाऊं, मान लो ये तार है, इस तार का प्रतिरोध R है, तो इसके श्रेणी क्रम में तो हम अमीटर लगाएंगे, और इसके समांतर क्रम में हम क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर लगाएंगे, और इसको एक बैटरी और एक कुंजी से कनेक्ट कर देंगे। ये क्या होता है, किस किस के सिंबल है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वोल्टमीटर का प्रतीक होता है ये, और अमीटर का प्रतीक क्या था? A, और इस तरह से ये अमीटर का प्रतीक है A, और V किसका प्रतीक है? वोल्टमीटर का। अब टॉपिक आता है आपके पास सेल, कि सेल क्या होता है? आपने सुना होगा, देखा भी होगा सेल, कि सेल क्या है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ में विद्युत, जो किसी भी परिपथ में जो किसी भी परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सेल जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में। और सेल दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। जो प्राथमिक सेल होती है उसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, और जो द्वितीयक सेल है एक बार निरावेशित होने के पश्चात आप उसको दोबारा आवेशित, दोबारा चार्ज कर सकते हो। तो सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। तो ऊर्जा या विभवांतर प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेल का। ये सेल का सिंबल होता है, और अगर आपने एक से ज़्यादा सेल बना दी तो ये बन जाएगी आपकी बैटरी। तो ये क्या है आपके पास? सेल, और ये क्या है आपके पास? बैटरी। ठीक है, क्या है? बैटरी। तो विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। जैसे आपने ऊष्मा के बारे में पढ़ा होगा कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से किसकी तरफ चलती है? निम्न ताप की तरफ। उसी तरह से जो आपके पास धारा है वो धारा हमेशा उच्च विभवांतर से, अगर दो वस्तुओं के बीच विभवांतर में अंतर है तो जो धारा होती है वो उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर चलेगी। उच्च से किसकी ओर चलेगी? निम्न विभवांतर की ओर चलती है। ये भी आपको याद रखना है। तो विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देखना। सबसे पहले विद्युत सेल। तो अभी मैंने आपको बताया था विद्युत सेल का सिंबल किस तरह से होगा। देखिए ये विद्युत सेल का सिंबल है, एक बड़ा एक छोटा। बड़े वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, छोटे वाले को बोलते हैं नेगेटिव। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, एक से ज़्यादा बैटरी आपने बना दी, कई बैटरी इस तरह से बना दी, इसमें बड़े वाला पॉजिटिव छोटे वाला नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं बैटरी, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है। अब प्लग कुंजी। कुंजी क्या होता है? कुंजी इस तरह से एक की होती है जिसको दबाने पर परिपथ पूर्ण हो जाता है और धारा उसमें बहने लगती है। जैसे आप देखते हो मोबाइल का चार्ज करते हो तो जो आपका स्विच है वो भी एक कुंजी ही है। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे प्लग कुंजी अथवा स्विच, ये कैसी कुंजी है? बंद कुंजी। ठीक है। और ये कैसी कुंजी है? खुली हुई है अभी। बंद का मतलब धारा प्रवाहित होने लगी। उसके बाद तार संधि का मतलब है एक तार ये था, इससे दूसरा तार आ गया, तो ये क्या है? तार पर जंक्शन है। और बिना संधि के तार की क्रॉसिंग कैसी होगी? ऐसे तार जा रहा था, एक तार आया, दूसरा आपने इसको बिना कनेक्ट किए बाहर की तरफ निकाल दिया, तो ये कहलाता है आपका तार क्रॉसिंग। उसके बाद विद्युत बल्ब का सिंबल ये होता है आपका। उसके बाद प्रतिरोधक का सिंबल इस तरह से प्रतिरोध को हम दिखाते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। देखो परिवर्ती प्रतिरोध का ये तो प्रतिरोध फिक्स है, हमने मान लिया इसका मान 5 ओम कर दिया, लेकिन अगर हमने इसके बीच में एक एरो बना दिया, इस तरह से एक एरो बना दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस प्रतिरोध को फिक्स नहीं कर सकते।
ये प्रतिरोध क्या है, परिवर्तित कर सकते हो, 5 भी हो सकता है, 4 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। तो ये परिवर्ती यानी कि जो वैल्यू चेंज होती रहे वो प्रतिरोध है। और ये क्या है, ये कहलाता है धारा नियंत्रक। क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक। उसके बाद देखते हैं एमीटर। एमीटर को ए से और वोल्टमीटर को किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम का नियम। इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ओम का नियम क्या होता है। ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है, देखो ये देखा गया कि जैसे ही हमने किसी परिपथ में विभवांतर आरोपित किया, जैसे ही किसी परिपथ में विभवांतर आरोपित किया तो उसमें धारा उत्पन्न होने लगी। मतलब जैसे जैसे हमने विभवांतर का मान बढ़ाया, आई का, धारा का मान भी बढ़ने लगा। मीन्स क्या है, v बढ़ाने पर आई बढ़ा, मतलब v अनुक्रमानुपाती है आई के। लेकिन कब है, अगर हमने किसी भी चालक की भौतिक कोई भी अवस्था जैसे ताप, दाब, द्रव, इनको फिक्स किया हुआ है तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब v के बढ़ाने पर I भी बढ़ता है। यही ओम का नियम कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है, परंतु तार का तापमान समान होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि अगर ताप समान है, मतलब अगर भौतिक अवस्था समान है तो V अनुक्रमानुपाती I के होगा, V अनुक्रमानुपाती I होगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसमें लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए, अगर आपने चालक की भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है तो जो विभवांतर लगेगा और धारा बहेगी उसका अनुपात हमेशा नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसको बोलते हैं उस चालक का प्रतिरोध और इसी को बोलते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। ठीक है, क्या है, V बराबर IR। और जब आप किसी भी चालक के विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I में एक ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा आएगा। सरल रेखा ये शो करता है कि V और I का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। मान लीजिए पहले केस में आपने V निकाला 2 और I निकाला 1, V कितना 2, I निकाला 1, तो जो R आएगा वो बनेगा V बटे I। मीन्स कितना बनेगा, 2 बटे 1 बराबर 2। अब क्या हुआ, आपने विभवांतर का मान 4 कर दिया तो धारा भी बढ़ेगी, धारा 2 हो जाएगी, जिससे कि इनका दोबारा से अनुपात बराबर रहेगा। तीसरा अगर आपने इसको 8 कर दिया तो ये 4 हो जाएगी, जिससे 8 बटे 4 बराबर 2 आएगा। अगर ये आपने 16 कर दिया तो ये 8 हो जाएगी, जिससे 16 बटे 8 बराबर 2। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि V और I का अनुपात हमेशा 2 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 2, जो कि एक फिक्स है। इसी को बोलते हैं हम नियत। मतलब V और I का मान आप कितना भी बढ़ा लें, इसका अनुपात हमेशा नियत रहता है। ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है ये भी आपकी यही शो करती है, सरल रेखा। ये भी ग्राफ पूछा जाता है, अगर ग्राफ सरल रेखा है तो ये ओम के नियम का पालन करता है। उसके बाद प्रतिरोध अभी मैंने आपको बढ़ाया, V बटे I बराबर R। मतलब R का फॉर्मूला क्या होता है, V बटे I। तो किसी चालक का एक ऐसा गुण है जिसके कारण
वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। मान लीजिए आपके पास एक तार है, इस तार में धारा बह रही है। क्या बह रही है? धारा। इसमें आपने एक बल्ब जोड़ दिया या कोई प्रतिरोध लगा दिया, तो क्या हो गया? ये धारा के मार्ग में एक बाधा है। आपने इसमें एक बल्ब जोड़ दिया, पंखा लगा दिया, ये सब धारा के मार्ग में एक बाधा है। तो इसी बाधा को बोलते हैं प्रतिरोध या फिर रेसिस्टेंस। प्रतिरोध या रेसिस्टेंस। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या बनता है? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर। और इसका दूसरा मात्रक बनता है ओम। और ओम को हम इस तरह से लिखते हैं। तो क्या मात्रक होता है इसका? ओम। ठीक है। और जब आपको 1 ओम की परिभाषा देनी हो तो 1 वोल्ट का विभवांतर 1 एम्पियर की धारा, तब क्या कहलाएगा? 1 ओम। तो जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध कितना कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। तो ये 1 ओम की परिभाषा है। उसके बाद धारा नियंत्रक आपने पढ़ लिया कि धारा नियंत्रक होता क्या है। तो धारा नियंत्रक क्या है? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक बोलते हैं। तो रियोस्टेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या है? किसको नियंत्रित करता है? प्रतिरोध को। अगर प्रतिरोध को ज़्यादा करेंगे तो धारा कम हो जाएगी और प्रतिरोध को कम करेंगे तो धारा बढ़ जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं धारा का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि वे कारक कौन कौन से हैं जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो अगर पहला फैक्टर है चालक की लंबाई पर, जो R है वो अनुक्रमानुपाती होता है L के। जितनी ज़्यादा आप चालक की लंबाई रखेंगे चालक का प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा कि चालक का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रखोगे प्रतिरोध उतना कम होगा। यही कारण है कि जो तार बनाए जाते हैं, जो केबल बनाए जाते हैं, वो मोटे बनाए जाते हैं जिससे उसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाए और क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से उसका प्रतिरोध कम हो और उसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित हो सके। तो ये 2 फैक्टर आपको ज़रूर याद रखने हैं कि लंबाई और क्षेत्रफल। लंबाई जितना ज़्यादा प्रतिरोध भी उतना ज़्यादा, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना कम। तीसरा पॉइंट होता है ताप पर। आप अगर किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो धातु है उसका आपके पास प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और चौथा, पदार्थ की प्रकृति पर भी वो निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। ठीक है। तो यहां से आप देखो, क्या देखोगे कि आपको यहां पर R जो है एक तो किस पर निर्भर कर गया? L पर और A पर। तो इसी में आपको ये लिखना है, इसमें दिया नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से R अनुक्रमानुपाती आ गया L बटे A, और अनुक्रमानुपाती की जगह एक निशान आ जाएगा रो L बटे A, जहां रो एक नियतांक है जिसे बोलते हैं चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ये किसी भी दिए गए चालक के लिए फिक्स मान होता है। अगर आपने वायर लोहे का लिया, चांदी का लिया, तो इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका मान क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही बनेगा कि प्रतिरोधकता क्या होती है।